गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सेल्फ संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 का केस बढ़ता जा रहा है। मैं प्रतिदिन बोल रहा हूं। इसका कारण सिर्फ ये है कि ये केस इतना ज़्यादा हो गया है कि अपने को बच के रहना है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग अवश्य करते होंगे। मैं अभिभावकों से भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो भी घर में रहें, क्योंकि अगर आपको आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब का रोड पर और बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार में ही तो ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है गांव में भी पहुंच जाएगा। तो उम्मीद यह लगाई जा रही है कि केस लगातार बढ़ते जाएंगे और हो सकता है 4 से 10 दिन में ऐसी संभावना ऐसी आ जाए कि और ज़्यादा केस बढ़ जाएगा, तो पूरी तरह से 10 या 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने सिलेबस में। हम आपको पिछले सिलेबस में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रेशर, ये सब मैंने आपको बताया। अब आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको कहा जाए कि यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बर्कले-हार्टले विधि, परासरण दाब मापने की बर्कले-हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं। ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम की सहायता से हम इसके मेथड को समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम है किसका, तो बर्कले-हार्टले विधि का डायग्राम है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है ये इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको यह दिख रहा होगा कि ये जो मोटी सी लेयर है, इस मोटी सी लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मोटी सी एक लेयर है और ये देखिए ऊपर लिखा भी है, इसका नाम लिखा हुआ है अर्धपारगम झिल्ली, हिंदी से बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक केशिका नली लगी हुई है और इस केशिका नली को क्या बोलते हैं? ये देखिए ट्यूब जो है, इस नली को हम क्या बोलते हैं? केशिका नली। ठीक है बच्चों, और देखिए एक यहाँ पे दाबमापी भी लगा हुआ है, यानी दाबमापी, ये देखिए इधर पे दाबमापी लगा हुआ है टेम्परेचर मापने के लिए, कितने डिग्री टेम्परेचर पर काम हो रहा है उसको एक दाबमापी की सहायता से मापा जाता है। इसके ऊपर और आप जाएंगे तो ऊपर बाह्य दाब यानी एक प्रेशर लगा हुआ है, यानी उसका एक टेम्परेचर बनाए रखने के लिए प्रेशर लगा हुआ है कि इसका मतलब संतुलन बना रहे, समय के साथ ना तो घटे और ना ही बढ़े। तो ये क्या लगा हुआ है बच्चों? दाबमापी लगा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? दाबमापी। आ रहा है समझ में बच्चों? सॉरी, बाह्य दाब। दाबमापी तो आपका ये हो गया, बाह्य दाब ये है, यानी आउटर प्रेशर जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए और एक इधर साइड क्या हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट के एक साइड केशिका नली और दूसरे साइड क्या लिखा है? कीप लगा हुआ है। क्या? जो जल संग्राहक केंद्र से जुड़ी भी है, जल संग्राहक केंद्र से क्या है? जुड़ी भी है। देखिए यहाँ पे जल भरा हुआ है, यहाँ विलयन है, यहाँ विलयन, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, जल को वाटर बोलते हैं और विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ये जो आपकी कीप है जल संग्राहक नली से जुड़ी होती है। लास्ट में देखिए ये बाहर का जो लेयर है इसको बोलते हैं धात्विक आवरण। ये जो आपका बाहर के बाहरी एरिया है इसको क्या बोलते हैं? धात्विक आवरण। तो क्या आपकी समझ में आ गया डायग्राम? डायग्राम ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको 3 स्टेप बनाने हैं। 3 स्टेप में एक स्टेप विलयन का, फिर जल का, फिर विलयन का हो जाएगा और उसके दोनों साइड, एक साइड केशिका नली, दूसरे साइड कीप जोड़ दीजिए, उसके ऊपर ले जाइए तो दाबमापी लगा दीजिए, दाबमापी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए ऊपर पॉइंट, तो हम बाह्य दाब लगा दिए। और ये जो मोटी परत है, मोटी लेयर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो समझ में आ गया बच्चों डायग्राम? ये है आपका बर्कले-हार्टले विधि का डायग्राम है। अब चलिए इसी की सहायता से हम इसके विधि को समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इस उपकरण में एक फरंद पात्र, यानी इसमें क्या लिखना है? इस उपकरण में एक फरंद पात्र। थोड़ा सेंटेंस आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैं सेंटेंस यहीं से निकाल के लिखा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा इसको देखते रहिएगा तो अपने आप समझ में आता जाएगा। इस उपकरण में एक फरंद पात्र में जिसकी दीवारों पर, एक फरंद पात्र में
इस उपकरण में एक फर्न पात्र में जिसकी दीवारों पर कॉपर फेरोफाइनाइट का जमाव होता है, यानी कॉपर फेरोफाइनाइट का क्या होगा, इनकी जो दीवारें बनी होती हैं, लेयर जो बनी होती हैं, तो कॉपर फेरोफाइनाइट का जमाव होता है। इसे गन मेटल से बने सिलेंडर यानी बाह्य पात्र में बंद कर दिया जाता है, यानी गन मेटल से बने सिलेंडर में और ऊपर से क्या कर दिया, बाह्य पात्र की सहायता से इसको बंद कर दिया जाता है, बंद किया गया होता है। इससे एक पिस्टन, इसमें एक पिस्टन और दाबमापी लगा है। देखिए एक पिस्टन भी है और दाबमापी, ये दाबमापी आपको इसको बोला जा रहा है और पिस्टन इसको। देखिए जब पानी भरा जाता है, पानी भरने के बाटल, जैसे ये बाटल है तो इस बाटल के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है ताकि इसका मतलब निकलने न पाए, प्रेशर बना रहे इसका, ठीक है। तो क्या बनाया उन्होंने, दाबमापी और बाह्य दाब, तो यानी एक पिस्टन और दाबमापी लगा होता है। सरंध्र पात्र के एक और पार्सनली, सरंध्र पात्र के एक और मतलब एक साइड पार्सनली लगी है और एक साइड कीप, तो सरंध्र पात्र के एक और पार्सनली का तथा दूसरी ओर एक नली जल संग्राहक से जुड़ी होती है। यही है एक नली, एक नली जल संग्राहक से जुड़ी होती है, एक साइड पार्श्व नली। अब पार्श्व नली को क्या बोलते हैं, केशिका नली बोला जाता है। इसी को दूसरा नाम क्या होते हैं, पार्श्व नली। पार्श्व नली को क्या बोला उन्होंने, केशिका नली, और एक जल संग्राहक की से जुड़ी होती है। फिर आगे चलते हैं, जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे धातु के पात्र में भर दिया जाता है। मतलब आपको जिसका ज्ञात करना है, जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है, उसको क्या करेंगे, एक आपका मेटल है, धातु का पात्र है और उस धातु के पात्र में हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे धातु के पात्र में भर दिया जाता है। जबकि विलायक को सरंध्र पात्र में भरा जाता है, यानी विलायक को कहाँ भरा जाता है, सरंध्र पात्र में भर दिया जाता है। यह केशिका नली में जल के स्तर में होने वाली कमी या गिरावट से निर्देशित होता है, यानी केशिका नली में जल के स्तर में होने वाली जो कमी होती है उससे वह निर्देशित करता है। केशिका नली में जल के स्तर में, अब केशिका नली जो है तो केशिका नली में जल के स्तर में, केशिका नली में जल के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए, यानी जो पहले था केशिका नली में जल के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए विलयन पर कुछ उपयुक्त बाह्य दाब, ये देखिए ऊपर से लगा है बाह्य दाब, केशिका नली में जल के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए विलयन पर कुछ उपयुक्त बाह्य दाब आरोपित किया जाता है। जिससे, क्यों आरोपित किया जाता है, जिससे समय के साथ ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। यानी क्यों बाह्य दाब लगाया गया, जिससे समय के साथ जल का स्तर समय के साथ ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। इसके बाद क्या हुआ है, समय के साथ ना तो घटता है और ना बढ़ता है। इस तरह केशिका नली में जल के स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए, यानी इस तरह केशिका नली में जल के स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए लगाया गया बाह्य दाब ही परासरण दाब होता है। बच्चों क्या समझ में आ गया, ये जो मतलब स्थिर यानी जल का जो स्तर है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए जो अलग से बाह्य दाब यानी अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है और उस अतिरिक्त बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहा जाता है। तो बच्चों क्या समझ में आ गया, मैं इसको एक बार पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या है, हमने एक डायग्राम बनाया, एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या किया, विलयन लिया, फिर जल, फिर विलयन, और सबसे ऊपर में क्या किया, हमने पिस्टन लगाया, दाबमापी और बाह्य दाब लगाया। एक साइड केशिका नली, दूसरे साइड कीप जो होती है जल संग्राहक से जुड़ी होती है, केशिका नली इधर से जुड़ी होती है, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। और वो है क्या, एक ये धातु का पूरा पार्ट है, किसका बना होता है, यानी कहना चाहिए धात्विक आवरण है। ये किसका बना है, धात्विक आवरण है। अब चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। इस उपकरण में एक फर्न पात्र में जिसकी दीवारों पर कॉपर फेरोफाइनाइट का जमाव किया जाता है, यानी ये जो अर्धपारगम झिल्ली जो बनी होती है वो किसकी है, कॉपर फेरोफाइनाइट की बनी होती है। तो कॉपर फेरोसाइनाइट
तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, FeCN का होल 6, ये होता है आपका फार्मूला। Fe कॉपर है फेरोफाइनाइट, FeCN का होल 6 ये है आपका, यानी कॉपर फेरो Cu ये लगेगा, Cu FeCN का होल 6 कॉपर फेरोफाइनाइट। तो कहा गया इन्होंने, इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या देखा जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, 2 4 यानी Fe2, तो देख लीजिएगा उसको, कॉपर फेरोफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकलवाएंगे, आपको 9 चैप्टर में है ये। ठीक है, तो देखिए एक बार पुनः देखते हैं। जिसकी दीवारों पर कॉपर फेरोफाइनाइट का जमाव होता है, जो कि अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है, यानी अर्धपारगम झिल्ली का व्यवहार करता है, इसे गन मेटल के पात्र में भर दिया जाता है और गन मेटल के पात्र में बने सिलेंडर में बंद किया गया होता है। इसमें एक दाब मापी और क्या एक पिस्टन और दाब मापी लगा होता है। फरंद पात्र के एक ओर पार्श्वनलिका तथा दूसरी ओर केशिका नली लगी होती है, यानी फरंद पात्र के एक ओर पार्श्वनलिका और दूसरी ओर क्या है, केशिका नली। ये देखिए केशिका नली है और उधर क्या है, कीप है, जो कि जल संग्राहक कीप से जुड़ी होती है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, फिर लास्ट में ये लिखिए, जिस विलयन का पराशर दाब विज्ञात करना होता है उसे धातु के पात्र में भर दिया जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करते रहिएगा तो हमें आपको याद रहेगा। जिस विलयन का पराशर दाब विज्ञात करना होता है उसे धातु के पात्र में भर दिया जाता है, जबकि विलायक को किस में भरा जाता है, सरंध्र पात्र में भरा जाता है। यह केशिका नली में, अब यहाँ पे चलते हैं, यह केशिका नली में जल के स्तर में होने वाली यह केशिका नली में जल के स्तर में होने वाली कमी या गिरावट से निर्देशित होता है। केशिका नली में, अब यहाँ पे पॉइंट है, चल पुनः चल गया, केशिका नली में जल के स्तर में होने वाली क्या, केशिका नली में जल के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए क्या किया जाएगा, पूर्ववत बनाए रखने के लिए विलयन पर कुछ उपयुक्त बाह्य दाब, यानी कि कहना कुछ ये कि कुछ अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है। जिससे, क्यों आरोपित किया जाता है, जिससे जल का स्तर समय के साथ ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। इसके आगे इस तरह केशिका नली में जल के स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, ये परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि के क्या लिखा हुआ है, Cu FeCN का होल 6। इसमें बच्चों थोड़ा इसको बैलेंस करिए आप, तो यानी आपको क्या करिए, Cu2 कर दीजिए, क्या करिए यहाँ पे Cu2 FeCN का होल 6। इससे यह पता चल जाएगा कि ये कॉपर फेरोफाइनाइट का फार्मूला भी बन जाएगा। और अभी मैं आपको इसका IUPAC नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि पेपर में आपके IUPAC नाम पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, Cu2 FeCN का होल 6। अभी मैं आपको इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, इसकी 4 में 6 में 2 निकल जाएगा 4, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ON नंबर क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा याद रखना बच्चों, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखी जाती है तो एक छोटे कोष्टक में लिखी जाती है, ये जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना आप, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है और कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कि यानी उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होगी। तो ON नंबर कितना होगा, 4 होगा। नाम क्या होगा इसका, थोड़ा देख लीजिए, कॉपर हेक्सा। कॉपर से हम देखिए इसका नाम कब चेंज हो जाता है, इसके आधार पर इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसके आधार पर भी इसका नाम चेंज होता है। Cn हमारा किस प्रकार का लिगेंड है बच्चों, तो क्या होगा लिगेंड, Cn हमारा क्या होगा, किस प्रकार का लिगेंड है, नेगेटिव है लिगेंड। और केंद्रीय धातु परमाणु हमारा Fe हो गया और हमारा आयनीकरण क्षेत्र Cu हो गया। तो क्या हो जाएगा, कॉपर हेक्सा साइनोफेरेट। इसको अपने अभी हमने क्या बोला कि कॉपर फेरोफाइनाइट, इसका साधारण नाम अगर कहेंगे तो कॉपर फेरोफाइनाइट हो जाएगा और IUPAC नाम हो जाएगा कॉपर हेक्सा साइनोफेरेट फोर्थ आयन। सॉरी आयन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं लगा हुआ है। आगे समझ में, तो
तो ये जो भी कॉपर फेरोफाइनाइट का फार्मूला यहाँ पे पूछा गया, यानी क्या लिखा हुआ है कि जिसकी दीवारों पर कॉपर फेरोफाइनाइट का जमाव होता है, तो यानी यही है कॉपर फेरोफाइनाइट Cu2Fe का होल 6। इसी के साथ साथ मैं आपको अगर चाहिए तो मैं ये भी थोड़ा बता देता हूँ, जैसे ये किस टाइप का है, तो K4FeCN का होल 6। ये आप जाकर आगे पढ़ेंगे 9 चैप्टर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। तो 2 कैसे लिखा जाएगा, इसे ऐसे रोमन गिनती में लिखा जाता है इसको। ठीक है बच्चों, तो मैंने उसी से रिलेटेड आपको ये भी बता दिया गया। तो ये आपका रहा कॉपर फेरोफाइनाइट का फार्मूला, उसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं, पेपर में अगर पूछा जा सकता है, कुछ इनकी विशेषताएं भी पूछी जाती है। तो क्या पूछा जाता है बच्चों, इनकी विशेषताएं। तो आप एक एक करके विशेषताएं भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। बच्चों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे ध्यान दिया जाता है। और इस अध्याय से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 2 नंबर के और 3 नंबर के। तो आपको किसी साइंटिस्ट का मैं आपको नाम बताऊंगा, वो साइंटिस्ट क्या किए, रिसर्च किए हैं, कक्षा 12 के छात्र 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं मैथ की तरह। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हर चैप्टर से यह डिवाइड किया गया है कि कितने नंबर के मार्क्स कितने नंबर के आने वाले हैं, यानी इतने कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, सभी तरह से दिया गया है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन, ये आपकी क्या लिख रहा हूं मैंने, विशेषताएं। ठीक, किसकी विशेषताएं हैं, बर्कले-हार्टले विधि की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता थोड़ा देखिए क्या है, क्या है पहली विशेषता, इसमें पराफरण दाब के मापने के लिए अन्य विधियों की तुलना में कम समय लगता है। पराफरण दाब यानी बर्कले-हार्टले विधि की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पराफरण दाब मापने के लिए अगर इस विधि का उपयोग किया जाएगा तो पराफरण दाब मापने के लिए अन्य विधियों की तुलना में कम समय लगता है, क्योंकि साम्यावस्था तेजी से होती है। इनकी जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है वह क्या होती है, तेजी से होती है। समझ में आ गया बच्चों, साम्यावस्था तेजी से होती है। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट होगा बच्चों, विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, प्राप्त परिणाम ज़्यादा बेहतर और सही है। यानी कि विलयन की सांद्रता को में परिवर्तन नहीं होता, यानी विलयन की सांद्रता में यदि परिवर्तन नहीं होगा तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, ज़्यादा बेहतर और सही होगा। तीसरा बच्चों पॉइंट कहा गया है इसमें कि इस विधि में आरोपित बाह्य दाब पराफरण दाब को नियंत्रित करता है। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कोई तनाव नहीं पड़ता, यानी कुछ भी अगर प्रक्रिया इसमें होती रहेगी तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कोई तनाव, कोई कहना चाहिए कि रिसर्शन या नहीं होगा, तनाव एक भी होगा ही नहीं, स्ट्रेचिंग जिसको बोला जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है हमारा, चौथा पॉइंट में क्या होगा बच्चों, अपने से बना सकते हैं, कैसा कि उच्च पराफरण दाब वाले विलयनों के पराफरण दाब भी इस विधि द्वारा मापे जा सकते हैं। यानी हाई प्रेशर वाले ऑस्मोसिस जो होता है मेरा ऑस्मोसिस प्रेशर, यानी हाई ऑस्मोसिस जो प्रेशर होते हैं उनका भी अगर पराफरण दाब आपको मापना है तो यानी विलयनों का पराफरण दाब मापना है तो इस विधि की सहायता से मापा जा सकता है। तो मैं आपको ये चारों पॉइंट आपको दे दूंगा और देखिए स्क्रीन शॉट में देख भी रही होगी। और जो मैंने इसके बारे में जो मेथड बताई तो इस मेथड के बारे में भी आपको मैं फिर दे दूंगा, तो उसकी सहायता से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो कैसा लगा मुझे वीडियो आज मेरा, क्योंकि बच्चों आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये बर्कले-हार्टले विधि है, ये 4 बड़े क्वेश्चन हैं, उन 4 बड़े क्वेश्चन में मैंने आप उसको पूरा सॉल्व कर दिया, बता दिया। पहला क्वेश्चन मैं आपको पुनः बता देता हूँ, राउल्ट का नियम। दूसरा क्वेश्चन है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्वेश्चन आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और चौथा है आपका बर्कले-हार्टले विधि यानी मेथड। तो ये चारों में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट और लास्ट, यानी कहना चाहिए कि फर्स्ट नंबर राउल्ट का और ये आपका बर्कले-हार्टले विधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके
बाद अगर दूसरे नंबर की बात किया जाए तो हिमांशु मेनन, और तीसरे नंबर की बात किया जाए तो आपका कौशिक मोनियन। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कीजिए, पुनः इसको अच्छे से बताया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यह वीडियो अगर आपको अच्छा भी लगे तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका मित्र यदि आपकी क्लास में, यदि आपकी स्कूल पढ़ रहा हो तो फिर हो सकता है दूसरे स्कूल के भी आपके मित्र हो सकते हैं, तो उन तक भी यह वीडियो पहुंचाने की आप कोशिश करिए, क्योंकि आपसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छे हैं, पढ़ते होंगे और अपने दोस्तों को भी अच्छे से शेयर करते होंगे। तो मेरी जो पॉजिटिव सोच है, थिंकिंग है, तो आप उसको अच्छे से बरकरार रखिएगा, नेगेटिव मत लाइएगा। तो ठीक है बच्चों, इसके बारे में अगर आपको कमेंट करना होगा तो आप कमेंट करिएगा। ओके।